हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आर्द्रता एवं वर्षण पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वायु राशियाँ या कुछ अदर चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। आर्द्रता एवं वर्षण, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता को कितने रूपों में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद संघनन के एवं उसके रूप, संघनन के कारण इत्यादि चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। जल वायुमंडल में अपने 3 रूपों में मौजूद रहता है। यह गैसीय अवस्था में जलवाष्प, तरल अवस्था में जल की बूंदों एवं ठोस अवस्था में हिमकणों के रूप में रहता है। यानी जो है वायुमंडल में जल जो है वो 3 रूपों में पाया जाता है। एक गैसीय अवस्था में जलवाष्प हो गई, तरल अवस्था में जल की बूंदें हो गई एवं ठोस अवस्था में जो है वो हिमकण के रूप में। वायुमंडल में मौजूद अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहा जाता है। और ये जो आर्द्रता होती है ये वायुमंडल में मौजूद अदृश्य वाष्प जो होती है, जलवाष्प, उसी को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में 16 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर आर्द्रता जो है नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, किसी भी वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता उस वायु के तापमान पर निर्भर करती है। किसी भी वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता जो है उस वायु के तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने से आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि वायु का तापमान कम हो जाए तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी वायुमंडल में या वायु में अगर तापमान बढ़ता है तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और वायु का तापमान अगर डाउन होता है या कम होता है तो उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी कम होगी। वायुमंडल की आर्द्रता को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जाता है, और इस वायुमंडल की आर्द्रता जो होती है उसे निम्नलिखित रूपों में 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता में हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक विश्वसनीय सूचकांक नहीं है। निरपेक्ष आर्द्रता का जो ये सूचकांक है ये एक विश्वसनीय सूचकांक नहीं है, क्योंकि तापमान एवं वायुदाब में परिवर्तन के साथ ही हवा के आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। और विश्वसनीय सूचकांक क्यों नहीं है? क्योंकि तापमान एवं वायुदाब में परिवर्तन के साथ ही हवा के आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है, एवं इस प्रकार निरपेक्ष आर्द्रता भी परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता को व्यक्त करने का यह अधिक उपयोगी तरीका है। हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। चूंकि इसे भार की इकाई के रूप में मापा जाता है, अतः इस पर वायु दाब एवं ताप में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आर्द्रता को व्यक्त करने का यह अधिक उपयोगी तरीका है, यानी विशिष्ट आर्द्रता जो है आर्द्रता को व्यक्त करने का अधिक उपयोगी तरीका है। हवा के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। तो विशिष्ट आर्द्रता किसे कहा जाता है? हवा के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। इसे ग्राम
प्रति किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि इसे भार की इकाई के रूप में मापा जाता है, अतः इस पर वायुदाब एवं तापमान में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है हमारा सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा एवं उस वायु के जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा एवं उस वायु के जल वाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को, एवं उस वायु के जल वाष्प धारण करने की क्षमता के सापेक्षिक धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी वायु की इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा 5 ग्राम है एवं इसी तापमान पर उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता 10 ग्राम है, तो वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो 50% होगी। इस प्रकार सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। सापेक्षिक आर्द्रता में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। सापेक्षिक आर्द्रता में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि वाष्पीकरण द्वारा हवा में और अधिक मात्रा में जल वाष्प मिल जाए, सापेक्षिक आर्द्रता में जो दो प्रकार से परिवर्तन होता है। फर्स्ट है, यदि वाष्पीकरण द्वारा हवा में और अधिक मात्रा में जल वाष्प मिल जाए तो हवा की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। दूसरा है, यदि हवा का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी एवं सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हवा का तापमान घट जाए तो उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी एवं वायु की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। अतः स्पष्ट है कि जहां तापमान और वायु की आर्द्रता सामर्थ्य में सीधा संबंध होता है, वहीं तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है। हवा की सापेक्षिक आर्द्रता का जलवायु की दृष्टि से काफी महत्व होता है, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता ही वाष्पीकरण की मात्रा एवं दर को निर्धारित करती है। साथ ही सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा पर ही वर्षण की संभावना निर्भर करती है। नेक्स्ट, विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है वो अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता होती है, अतः 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों पर यह न्यून हो जाती है एवं उच्च अक्षांशों की ओर यह पुनः बढ़ने लगती है। दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री से 10 डिग्री एवं 40 डिग्री से 74 डिग्री अक्षांश के मध्य वाष्पन की अपेक्षा वर्षण की अधिकता होती है। दोनों ही गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से 10 डिग्री एवं 40 डिग्री से 74 डिग्री के अक्षांश के मध्य जो है वो वाष्पन की अपेक्षा वर्षण की अधिकता होती है, जबकि 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है वो वर्षण की अपेक्षा वाष्पन अधिक होता है। नेक्स्ट, यदि वायु किसी निश्चित तापमान पर अपने में इतना जल वाष्प धारण किए हुए है, यदि वायु किसी निश्चित तापमान पर अपने में इतना जल वाष्प धारण किए है
जितनी उसकी क्षमता है, तो उस वायु को संतृप्त वायु कहा जाता है। इस प्रकार संतृप्त वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। नेक्स्ट है, वायु का कोई भी नमूना बिना जल वाष्प की मात्रा को बढ़ाए संतृप्त हो सकता है यदि उसके तापमान में आवश्यक मात्रा में गिरावट हो जाए। हवा का कोई भी नमूना जिस तापमान पर संतृप्त हो जाए उस तापमान को ओशबिंदु या ओशांक कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि ओशबिंदु कोई एक निश्चित तापमान नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे संघनन एवं उसके रूप। संघनन क्या है और उसका रूप क्या है? जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। यदि हवा का तापमान ओशांक बिंदु से नीचे पहुंच जाए तो संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। यदि हवा का तापमान जो है वो ओशांक बिंदु से नीचे पहुंच जाए तो संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, तापमान, वायुदाब एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, तापमान, वायुदाब एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, हवा में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओशांक कहते हैं। दूसरा, ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब वह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट, संघनन के कारण। संघनन के कारण क्या है? फर्स्ट, वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान जो है वो ओशांक तक गिर जाए तब संघनन होगा। वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओशांक तक गिर जाए। दूसरा, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो। तीसरा, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो। नेक्स्ट, ये 3 कारण होने चाहिए। नेक्स्ट है, यदि संघनन हिमांक से नीचे होता है तो तुषार हिम या पक्षाभ मेघ का निर्माण होता है। यदि संघनन हिमांक से नीचे होता है तो यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है तो तुषार हिम एवं पक्षाभ मेघ का निर्माण होता है। यदि संघनन हिमांक से ऊपर होता है तो ओस, कुहरा, कुहासा एवं बादलों का निर्माण होता है। यदि संघनन जो है हिमांक से नीचे होगा तो तुषार, हिम, पक्षाभ मेघ, और यदि संघनन हिमांक से ऊपर होता है तो ओस, कोहरा, कुहासा एवं बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, यदि संघनन पृथ्वी के धरातल के समीप होता है तो ओस, पाला, कोहरा एवं कुहासे का निर्माण होता है। और यदि संघनन की क्रिया अधिक ऊंचाई पर होती है तो बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ओस के बारे में हम लोग जानते हैं। हवा का जल वाष्प जब संघनित होकर हवा का जल वाष्प जो है जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं पर जमा हो जाता है तो इसे ओस कहा जाता है। हवा का
जलवाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं पर जमा हो जाता है तो इसे ओस कहा जाता है। ओस के निर्माण के लिए साफ आकाश, ओस के निर्माण के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो ओस के निर्माण के लिए साफ आकाश, लगभग शांत वायुमंडल, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता एवं ठंडी तथा लंबी रात का होना आवश्यक है। ओस के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि तापमान जो है वो हिमांक से ऊपर हो। दूसरा है तुषार या पाला। तुषार या पाला किसे कहते हैं? जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर, जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है तो जलवाष्प जल कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब संघनन की क्रिया जो है वो हिमांक से नीचे होती है तो जलवाष्प क्या होता है? जल कणों के बजाय जो है वो हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही तुषार या पाला कहा जाता है। पाला के निर्माण के लिए उन सभी अन्य परिस्थितियों का होना आवश्यक है जो ओस निर्माण के लिए हैं। नोट क्या है? ओस या पाला ऊपर से नहीं गिरता है, बल्कि यह वही बनता है जहां हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा है कोहरा। कोहरा एक प्रकार का बादल है। कोहरा जो है एक प्रकार का बादल है। जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। जब जलवाष्प का संघनन जो है वो धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक छोटे एवं सघन होते हैं। कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण जो है वो अधिक छोटे एवं सघन होते हैं। नेक्स्ट है कुहासा। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है जिसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक होती है। कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा है जिसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता जो है वो दूर तक होती है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक परंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। नेक्स्ट है धुआंसा। धुआंसा बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियों के निकट जब कोहरे में धुएं के कण मिल जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में या औद्योगिक क्षेत्रों में या फैक्ट्रियों के निकट जब कोहरे में धुएं के कण मिल जाते हैं तो उसे धुआंसा कहा जाता है। धुआंसा कोहरे की तुलना में अधिक सघन होता है और इसमें दृश्यता जो है और भी कम होती है। नेक्स्ट बादल। तो बादल का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।